Hello students, this is Neeraj Gupta. First chapter, video number 12. In this video, we will discuss about the branches of commerce. Last video में हमने commerce के बारे में पढ़ा था that commerce is basically trade, sale and purchase of goods, right? Because manufacturing की जो activities है उसको हमने industry नाम दिया था. अब हम बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आ रहा है ट्रेड. ट्रेड के अंदर आप देखेंगे तो फिर से मैंने वही मीनिंग लिखा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. ट्रेड इज अ बिजनेस. बिजनेस का एम, मेन एम, वन ऑफ द बिगेस्ट एम प्रॉफिट होता है. ऐसे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अगली वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल मेन एम किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट जनरेट करना है. तो अगर वी आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट तो फिर वो ट्रेड है ना. अब मान लेते हैं हम गरीबों में जो है वो स्वेटर्स बांट रहे हैं, सो वी आर बाइंग बट वी आर नॉट सेलिंग एंड देयर इज नो एम ऑफ एनी प्रॉफिट, है ना. या सपोज अगर हमने एक एनजीओ बनाई है और हम क्या करते हैं कि कहीं से होलसेल में सामान खरीद के बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं ईमानदारी से. हमारा एम यही है कि हम उसको एक तरह से जीरो कॉस्ट जीरो प्रॉफिट पे दे दें, तो भी वो बिजनेस नहीं है, तो वो भी ट्रेड में नहीं आएगा. सो एम शुड बी टू अर्न प्रॉफिट. खैर मोस्टली बिजनेस वही है तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं. सो ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स. ये एक बात हो गई. अब इसमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड अभी सेकंड पार्ट है, इसको बाद में बात करते हैं. पहले हम ट्रेड की बात करते हैं. अब ट्रेड हो गया विद इन द कंट्री एंड विद फॉरेन कंट्री. यानी अगर हम इंडिया की बात करें तो इफ अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इज विद इन इंडिया, राजस्थान टू महाराष्ट्र, है ना, दिल्ली टू कोलकाता, विद इन इंडिया कोई भी, देन दिस इज इंटरनल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड के भी दो इन्होंने दिए हैं आपको. इंटरनल ट्रेड का इन्होंने दे दिया आपको होलसेल एंड रिटेल. देखो इमेजिन करो कि टाटास की, बिरला की, रिलायंस की कोई भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडिया के किसी हिस्से में लगी है. जैसे मैंने कहा था, आमतौर पर मैन्युफैक्चरर अपना सामान खुद नहीं बेचना चाहते बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग. वही अपने आप में एक बहुत बड़ा झंझट है. तो वो बनाकर आगे दे देते हैं और डीलर्स अपॉइंट कर देते हैं, वो उस सामान को बेचते रहते हैं. कुछ कंपनीज अपने रिटेल स्टोर्स खोलती है इन एडिशन टू द नॉर्मल सेल्स एक्टिविटीज. आजकल तो ऑनलाइन भी बिकने लगा है. नाउ अगर एक मैन्युफैक्चरर अपने सामान को इंडिया में बेचना चाहे तो दुकानों पर सामान बिकता है. आप कोई भी फैन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, ड्रेस खरीदते हैं तो किसी एक शॉप से लेके आते हैं. बट वो शॉप कहां से लाएगा सामान? क्या वो सीधा उस मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करेगा? सपोज किसी की फैक्ट्री गुजरात में लगी है, किसी की फैक्ट्री बंगाल में लगी है, किसी की फैक्ट्री पंजाब में है, हिमाचल में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तो क्या हम वहां जाके सामान लेके आए? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल ट्रेडर, फॉर अ स्मॉल रिटेलर, फॉर अ स्मॉल शॉपकीपर. जो छोटा दुकानदार होता है जिससे हम सामान खरीद के लाते हैं आमतौर पर, ही इज अ रिटेलर. उसको बोलते हैं रिटेलर, जो रिटेल में सामान बेचता है, खुदरा, एक दो लोगों को एक सामान बेच रहा है. रिटेल, रूटीन में जो शॉप्स आपके चारों तरफ हैं, इनको बोलते हैं रिटेलर. अब रिटेलर ने सामान बेचना है, मैन्युफैक्चरर ने बनाना है. इनके बीच में भी एक कनेक्टिंग पर्सन होता है जिसको डीलर या होलसेलर बोल सकते हैं. अब डीलर या होलसेलर एक तरह से अच्छी फाइनेंशियल कैपेसिटी का बंदा होता है. वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से एक पर्टिकुलर एरिया का, आमतौर पर, ऐसे कोई लॉ नहीं है जो पढ़ा रहा हूं, आमतौर पर वो एक एरिया की एक्सक्लूसिव डील ले लेता है. जैसे मान लेते हैं फैक्ट्री जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है. अब मैं नीरज गुप्ता दिल्ली में हूं तो मैंने दिल्ली का डीलरशिप ले लिया. टायर्स है सपोज किसी कंपनी के. अब मैंने क्या किया कि उनके जितने भी टायर्स मैन्युफैक्चर होते हैं दिल्ली के लिए मैंने उनसे ले लिए. चाहे मैं पेमेंट हाथ के हाथ दूं या बाद में दूं, वो चलता है, वो कंपनी और मेरे बीच का रिलेशनशिप है. बट फिलहाल मैंने सारे टायर्स ले लिए. अब सपोज दिल्ली में 100 दुकानें हैं जहां वो टायर बिकता है. अब वो 100 के 100 लोग डायरेक्ट महाराष्ट्र से नहीं ले पाएंगे, ना वो देगा. आमतौर पर ये सिस्टम होता है.
उनको मुझसे ही सामान लेना होगा। आई एम द होलसेलर, आई एम द डीलर, मेरे से वो सामान ले लेंगे। मैं दिल्ली में ही हूं और दिल्ली में ही शॉपकीपर है, इजी है उनके लिए, मेरे लिए भी इजी है। चलो एक बार मुझे बस महाराष्ट्र से सामान मंगवाना, आई एम ए स्टॉकिस्ट, मेरे पास बड़े बड़े गोडाउन्स है, मैं रिच हूं, मान लो, बात को समझने के लिए। तो दैट इज होलसेलर रिटेलर। तो यानी कि एक तरह से मैन्युफैक्चरर और रिटेलर जिसने अल्टीमेटली सामान बेचना, उसके बीच में है होलसेलर, and then it goes to ultimate consumer. So internal trade within the country, wholesale trade and retail trade. I hope it is clear. अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब हो गया when the traders यानी जो बायर एंड सेलर है, they are in two different countries, दो अलग अलग लोगों के बीच में है, इसलिए एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। इसमें बायर या सेलर में से कोई एक आदमी दूसरी कंट्री में होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इंडिया में किसी को सामान की जरूरत है और वो फॉरेन कंट्री से उस सामान को मंगवा रहा है, परचेज कर रहा है, यानी परचेजर इन इंडिया, सेलर अब्रॉड। इसको बोलेंगे इंपोर्ट, गुड्स को यहां पर लेके आना, इंपोर्ट। और सपोज फॉरेन कंट्री में किसी को सामान की जरूरत है और इंडियन सेलर उस सामान को बेच रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट। इजी। तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब परचेजिंग इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट्स का मतलब सेल्स फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। अब तीसरा इसके अंदर है एंट्रीपॉट। ठीक है, इसका टी इतना स्ट्रांग नहीं है बोलने में, एंट्रीपॉट। अब एंट्रीपॉट का क्या मतलब हुआ? एंट्रीपॉट का मतलब हो गया दैट यू आर इंपोर्टिंग फॉर एक्सपोर्टिंग। अब बोलोगे ये भी क्या चीज हुई? यही चीज है। अब आप इंडियन मैप स्टडी करो तो यू विल फाइंड कि जो इधर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं और यूरोप का भी काफी सारा हिस्सा है, वहां से सामान हो सकता है कि हम इंपोर्ट करके मुंबई पे लेके आए। और उसके बाद जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, स्पेशली मैं किसी भी कंट्री को छोटा नहीं करना चाहता, सपोज नेबरिंग कंट्रीज है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास बांग्लादेश है, हमारे पास नेपाल है, भूटान है। सपोज माल हमने वहां से इंपोर्ट किया दूसरी कंट्री से, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर है दूसरी कंट्रीज के, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हम पे डिपेंड कर रही हैं। राइट, इंडिया इज अ बिग कंट्री। इंडिया क्या कर सकती है कि वहां से बल्क में सामान खरीद सकती है और उसके बाद जो आसपास की छोटी नेबरिंग कंट्रीज है उनको सामान दे सकती है। एक तरह से वही होलसेलर रिटेलर वाला कंसेप्ट हो गया। सो व्हाट इज एंट्रीपॉट? ये थोड़ा सा समझने वाला है कि दैट वी आर इंपोर्टिंग द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन वी आर इंपोर्टिंग द गुड्स, हम खरीद रहे हैं क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है, दैट्स एंट्रीपॉट बिजनेस। सो इट्स इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब हो गया सपोर्ट सर्विसेज टू ट्रेड। जब किसी ने ट्रेड करना है तो उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसमें ये 5 सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब इस बार इसको कनेक्ट कर दिया है, ऐसा कोई लॉ नहीं, एग्जाम में आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पिछली वीडियोस में अच्छे से पढ़ा दिया था, आपकी बुक में सारा दोबारा से समझाया हुआ है, तो आप भी एक बार दोबारा से इसको पढ़ लो। और एक और चीज, हाँ, एक मेक इन इंडिया का छोटा सा आर्टिकल आपकी बुक में दिया हुआ है जिसके अंदर बताया हुआ है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने मेक इन इंडिया के ऊपर स्ट्रेस किया कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा इंडिया में हो, सो दैट वी बिकम सेल्फ रिलायंट। और खासकर कुछ डिफाइंड, आई थिंक 25 सेक्टर से उनको डिफाइन किया गया कि उनके ऊपर स्ट्रेस किया गया कि ये सारी एक्टिविटीज को जरूर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो, और बाहर की कंट्रीज से भी लोगों को इनवाइट किया गया कि वो इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज डालें, है ना। इसको एफडीआई भी बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें बाहर की कंट्रीज की कंपनीज को इंडिया में इनवाइट किया जाता, दैट यू एस्टैब्लिश योर बिजनेस प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इंडियंस को भी एनकरेज किया गया कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करें और बाहर की कंपनीज को भी इन्वाइट किया गया। सो ये मेक इन इंडिया भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, चलो, थैंक यू।